अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी पीडीएम की, जिसकी मुज़ाहमती पॉलिसी के सामने मुफाहमत की बातें करने वाले शहबाज शरीफ ने सर झुकाया। पीडीएम के 2 दिन पहले हुए इजलास में हुआ क्या था, समा ने सब पता लगाया। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने जारहाना अंदाज अपनाए। ऐसे में शहबाज शरीफ भी तायद करते नजर आए। फैसला हुआ कि अब किसी भी मामले पर इदारों के दफातर नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ बोले, अब हर बात सिर्फ पार्लियामेंट में होगी। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी पर बात करने को वक्त का ज़िया करार दिया। मीटिंग में मरियम नवाज बिल्कुल खामोश रहीं। इस्तीफों का भी किसी ने कोई जिक्र तक ना किया। अंदरूनी कहानी जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की ज़बानी। शहबाज शरीफ ने मज़ाहमती बयानिए के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पीडीएम के सामने मुफाहमती सियासत के मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गए। बोले, जो मौक़िफ़ नवाज शरीफ का है वही मेरा है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के 29 मई के इजलास में शरीक जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने मुज़ाहमती बयानिए को ही आगे बढ़ाने की बात की, जिसका आगाज करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अब पसपा नहीं होना और किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ना है। किसी इदारे के दफ्तर में सिक्योरिटी के नाम पर मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए दीगर जमातों के कायदीन ने कहा कि अब इम्कान है कि अफगानिस्तान पर मीटिंग दफ्तर हालजा में तलब कर ली जाए, जिस पर नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मैंगल ने कहा कि पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, जिसकी तायद करते हुए शहबाज शरीफ बोले, अब जिसने भी बात करनी है पार्लियामेंट में आकर करे, क्योंकि तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। इजलास के दौरान मरियम नवाज मुकम्मल खामोश रहीं, जबकि असम्बलियों से इस्तीफों के मुतालिक कोई लफ्ज तक न बोला गया। पीपल्स पार्टी और एएनपी पर बात छिड़ी तो सब ने कहा इस मौजू पर बात करना वक्त का ज़िया है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तो मामला ये दिखाई देता है कि पीडीएम का बयानिया हर आने वाले दिन के साथ तब्दील होता जा रहा है। आज शहबाज शरीफ मुफाहमत से मुज़ाहमत पर आए। इससे पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अलग अलग मौक़िफ़ अपनाए। कभी हुई लॉन्ग मार्च की बात, तो कभी आर या पार। इस्तीफों पर भी आकर रुकती रही, सिरकती रही। जलसों में गरजने बरसने वाली मरियम नवाज भी आजकल खासी खामोश दिखाई देती हैं। मफाहिमत के लिए माने जाने वाले शहबाज शरीफ ने पैंतरा बदलकर बड़े भाई की मज़ाहिमती पॉलिसी को अपना लिया है। 29 मई के पीडीएम इजलास में शहबाज शरीफ मज़ाहिमती पॉलिसी के हक में बोलते रहे और मरियम नवाज खामोशी के साथ सुनती रही। यानी पीडीएम का बयानिया हो गया दोहरी शख्सियत का शिकार, कभी आर और कभी पार। आर या पार इंशाल्लाह। कभी लॉन्ग मार्च पर तैयार। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। कभी इस्तीफों के अंबार। इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं, इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं। और कभी दोस्तों पर यलगार। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए, बाप से वोट ले लिए। मगर हतमी नतीजा ये है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने वाला ऑपोजिशन इत्तेहाद अब पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर ही चलेगा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं। आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है। 29 मई के पीडीएम इजलास में इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के खिलाफ जंग पार्लियामेंट में लड़ने का फैसला किया गया है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। जिले सुबहानी डंडा लेकर शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है और रहम आता है। फिरदौस आशिक अवान ने ऑपोजिशन लीडर की मजबूरियां बता दी। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के सदर कंफ्यूजन का शिकार हैं। पीपी ने इत्तेहाद से राहें जुदा कर ली। अब पीडीएम सिर्फ डकैत मूवमेंट बनकर रह गई है। शहबाज शरीफ कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ उनकी जाली राजकुमारी जान को आई हुई है। जिले सुबहानी अव्वल जो है वो उनके पीछे डंडा लेके खड़े हैं। पीपल्स पार्टी किसी तरह भी सियासी खुदकुशी करने के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ इन डबल जेपडी। मुझे उन पे रहम आता है, दर्दी है। डकैत मूवमेंट रह गई है, डीएम सिर्फ रह गया। पी तो कह रही है हम साथ ही नहीं।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 10 साल में वो काम करने जा रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। ग्रीन यूरो बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1985 के बाद हम पीछे होते चले गए, भारत आगे निकल गया, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी हमको पीछे छोड़ दिया। इसकी बुनियादी वजह लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ना होना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 10 डैम बना रहे हैं, 2023 तक मज़ीद अरबों दरख्त लगाएंगे। जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। जो हमने बिजली भी बनाई, वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़े सगीर में महंगी बिजली है। हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स, 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए। आगे से सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पहले से प्लान करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को 5 एक इलेक्शन के अंदर तो तैयार नहीं होते फ्यूचर के लिए, आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले 10 साल में। ये सिर्फ यही नहीं कि ये 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे, लेकिन क्लीन बिजली पैदा करेंगे, साफ बिजली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। 2023 तक हम इस मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाएंगे, जो कि बहुत इम्पैक्ट डालेगा हर तरह। सियासत नहीं, इंसाफ दो, तफसीलात थोड़ी देर बाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा अवाम भूखे और बेरोजगार हैं, हुक्मरान कैसे सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। आटा, गंदम, चीनी, दवाएं, ज़रूरत की चीज़ें, सबकी किल्लत का सामना है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है, अवाम की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। बोले क्या हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम के लिए मईशत को जहन्नुम बना दिया है। वज़ीर आज़म 2 काम जानते हैं, एक दर्स देना, दूसरा खैरात इकट्ठी करना। वो रुखसत होंगे तो कर्जे का बोझ अगली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीटीआई ने पाकिस्तान की मईशत को अवाम के लिए पिछले 3 सालों में जहन्नम की मईशत बना दिया है। वजीर आजम साहब 2 काम जानते हैं, एक वो दर्स दे सकते हैं और दूसरा वो सदके, खैरात और चंदे इकट्ठे करते हैं जिसमें उनका कोई सानी नहीं। जिस दिन आप रुखसत होंगे ये कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। इमरान खान जैसे नालायक और नाअहल हुक्मरानों को इलेक्शन चुरा के मुसल्लत किया जाएगा तो फिर इस मुल्क की सियासत भी अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगी। पाकिस्तान को, इसके इंतजामी ढांचे को एक अनाड़ी हुक्मरान ने अपनी तजुर्बेगाह बनाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून की आइन की हुक्मरानी के साथ मुफाहमत है और आइन शिकनी की हर शक्ल की मुजामत है। 2013 और 18 के दरमियान बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके आपने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की 2014 में। लाहौर की 2 मुख्तलिफ अदालतों ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि 2-2.5 महीने से पेशियां चल रही हैं, अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए था। हमारे साथ सियासत ना की जाए, देर हो जाए तो इंसाफ सही नहीं मिलता। उनका कहना था कि किसी हुकूमती रुकन से मुलाकात नहीं हुई, कुछ बातें मालूम हैं जो अभी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते। खान साहब ने वादा किया कि एक आज़ाद पार्टी के रुकन को, सीनियर रुकन को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी कह सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। इंसाफ को अगर देर हो जाए तो
तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। जो भी अली जफर साहब ने रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर-ए-आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पानी पर सियासत, मामला क्या है बताएंगे थोड़ी देर में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा किया। अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब भी किया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, इस खबर की तफसील क्या है? आज बिल्कुल कोयटा गए थे, जहां पर आर्मी चीफ ने पेशेवराना अमूर, दाखिली और खारिजी इस्लामिक सूरत और इलाका इस्लामती के माहौल से मुतल्लिक ये जो पोस्ट है उसके ऊपर तवज्जो मरकूज है और आर्मी चीफ की जानिब से दहशतगर्दी के आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया गया। और जनरल बाजवा का कहना था कि जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम का मुस्तकबिल खित्ते में मसाइल को हल करने की सलाहियत पर मुनहसर है। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी मामलत के जरिए मकसद की तकमील की जा सकती है। पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे अहम मामला इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेगी। और आर्मी चीफ का कहना था कि मरबूत कौमी कोशिश ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएगी। जब आर्मी चीफ कोयटा पहुंचे हैं तो वहाँ पर कमांडर कोयटा कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडेंट स्टाफ कॉलेज मेजर जनरल आमिर एहसन नवाज ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी जवानों और अफसरों से मुलाकात भी हुई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पानी के मामले पर सिंध और वफाक में मामला तय ना पा सके, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज को ऐवानों से निकालकर सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया है। ज़िलाई सतह पर मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने पंजाब के दौरे की दावत भी ठुकरा दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। वफाक और सिंध के दरमियान पानी का तनाजा, पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ो का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में जिलाई सतह पर मुजाहरे किए जाएंगे। पहले एहतजाज की तारीख है 3 तारीख। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला होंगे, अपने अपने जिले में एहतजाज करेंगे। 5 तारीख को हैदराबाद, खट्टा, सुजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, कराची डिवीजन 15 तारीख। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पानी के मामले पर सिंध के अरकान असम्बली और माहिरीन को पंजाब के दौरे की दावत, मगर सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल का इनकार। बोले सिंध के अरकान असम्बली पंजाब के बैराजों का दौरा नहीं करेंगे। इरसा जो है वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा रही। हमने कब कहा है कि आप आके हमारे बैराजेस चेक ना करें। 24 मई को नेशनल असम्बली में सिंध ने कंसर्न किया है कि भाई ओके, हमने मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि आप हमारे इंस्पेक्टर आके आप भले आपके चेक करें। सुहेल अनवर सियाल के मुताबिक सिंध को रवां सीजन में 33.8 मिलियन एकड़ फिट पानी मिलना चाहिए था, मगर 30.89 मिलियन एकड़ फिट पानी दिया गया, जिसकी वजह से सिंध को $3 अरब का नुकसान हुआ। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। ऐसे में वजीर आबपाशी पंजाब ने सिंध की जानिब से पानी चोरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोहसिन लगारी कहते हैं कि सिंध ने पानी चोरी की तहकीकात में ताउन ही नहीं किया। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर अवाम के हिस्से का पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि नए डैम्स बनाए बगैर आबी और तवानाई बहरान का मुस्तकिल हल मुमकिन नहीं। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। सिंध की जानिब से पानी की किल्लत का शोर और पंजाब पर चोरी के इल्जामात। पंजाब और विफाक के नुमाइंदों ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के हमरा अपना मौक़िफ़ बयान किया। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं दूसरों का हक मारने का सोच भी नहीं सकते। बोले मुआयने के दौरान मेंबर इरसा सिंध को पंजाब में कहीं पानी चोरी नजर नहीं आई। हमारी टीम सिंध गई तो ताउन ही नहीं किया गया। तो हमारी टीम जब गुड्डू गई तो एक तो सबसे बड़ी हैरानी हुई कि उनके एक्शन साहब ने मिलने से भी इनकार किया और वो नहीं थे अवेलेबल। भाई कोई एसडीओ होगा वहाँ पे, वो भी कोई नहीं। भाई कौन देख रहा है तुम्हारा बैराज? तो वहाँ पे एक गेज लीडर थे जो कि बैराज की देखभाल कर रहे थे। हलीम आदिल शेख बोले सिंध हुकूमत खुद पानी चोरी में मुलविस है, अवाम को गुमराह करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सिंध के अवाम का हिस्सा मांगने आया हूँ, लेकिन गुमराह करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को कि सिंध के अवाम का पानी वो चोरी करवा रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं सस्ती बिजली और वाफिर पानी का हसूल नए डैम्स बनाए बगैर मुमकिन नहीं।
10 साल हैं आइंदा आने वाले, इसमें 10 बड़े डैम्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान को बिजली की जरूरत नहीं है, सस्ती बिजली की जरूरत है। तमाम सूबों को पानी के मामले के ऊपर जो है वो साथ लेके चलना चाहते हैं। PTI रहनुमाओं का कहना था कि पानी की तकसीम के टेक्निकल मामले को सिंध हुकूमत ने सियासी बना दिया। वजीर आजम के नजदीक तमाम सूबे बराबर हैं। आगे जानिए, एक फोन पर फरियाद सुन ली गई। ये कोई ख्वाब नहीं, ताबीर है। दुनिया देख ले, ग्वादर पोर्ट एक हकीकत है। ये मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ग्वादर में 12,000 नौकरियां फराहम की गई। आज बंदरगाह से सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ग्वादर पोर्ट इज़ अ रियलिटी। ये आपके सामने हम ग्वादर पोर्ट पे खड़े हैं और पीछे ये आप देख रहे हैं ये बर्स हैं, ये क्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं। परसों 24,000 मेट्रिक टन का एक बड़ा शिप ऑस्ट्रेलिया से रिसीव कर रहे हैं। जो परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए हैं फ्री जोन ने और पोर्ट ने, वो 1200 जॉब्स क्रिएट की। लेकिन जितना साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इस वक्त एज ऑफ टुडे 12,000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हुए। पहला जोन 60 एकड़ पे था, जो अगला जोन है वो 2221 एकर्स के ऊपर है। उसके लिए तैयारी हो रही है। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा तकरीबन $10 बिलियन की पर एनम। ग्वादर सिटी का मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। M8 का एक ही सेक्शन रह गया था जो 419 किलोमीटर का था, जो शाब अवरान खुशदार। इसके ऊपर भरपूर काम जारी है। लास्ट चीज जो है ना सिक्योरिटी की है। ग्वादर पोर्ट है, ये ज्वेल ऑफ द क्राउन ऑफ सीपैक है और इंशाल्लाह आगे ही बढ़ता देख रहे हैं। रायविंड में चीनी बाशिंदे को लूटकर फरार होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई। एक मुलजिम हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। वारदात के बाद फरार होने की जल्दी, डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रॉली से जा टकराई। एक मुलजिम मौका पर हलाक, 2 जख्मी हो गए। डाकुओं ने चीनी शहरी वांगपन की गाड़ी लाहौर आते हुए रोकी। मोबाइल फोन से बनी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने कार की डिक्की से बैग निकाला, 5 लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पिस्तौल उनके हाथ में थे और वो फायरिंग कर रहे थे। मैं पीछे खड़ा हो गया हूँ, उन्होंने सामान लिया लेके और फरार होने की है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि दोनों जख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वारदात के दौरान लूटी गई रकम और सामान बरामद कर लिया गया है। जो जख्मी मुलजिमान इनकी सबकी गिरफ्तारी हमने कर ली है और जो ड्राइवर चाइनीज के साथ था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया ऑन द सस्पिशन के हो सकता है कि उसकी जो है वो कनाइमेंस उसके अंदर साथ में शामिल हो। पुलिस ने चीनी शहरी के ड्राइवर शहबाज को हिरासत में ले लिया है, जबकि ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। कैमरामैन खुरम प्यास के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। दूसरी जानिब कराची में डकैतों को किसी का खौफ नहीं रहा। 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। गिजरी में कत्ल किए गए नौजवान की 1.5 साल कबल ही शादी हुई थी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। हमेशा खुश रहने वाला, दोस्तों के काम आने वाला वसीम डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। गिजरी में वसीम के जनरल स्टोर पर 2 डाकू आए, उससे नकदी और मोबाइल छीना और फरार होने लगे। वसीम ने फरार होते हुए डकैत को पकड़ने की कोशिश की तो साथी ने गोली चला दी, जिससे वसीम मौके पर ही दम तोड़ गया। जनरल स्टोर के सामने वाक़े लेबोरेटरी के गार्ड ने जब ये मंजर देखा तो गोली चला दी, जिससे एक मुलजिम जख्मी हो गया। इलाका मकीनों ने दोनों मुलजिमान वकार और हिदायतुल्लाह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान की पिस्तौल और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई। उन लोगों ने इसको फायर किया और ये ख़त्म हो गया और फिर वापसी वहाँ से हमने इसका जनाजा उठाया और एम्बुलेंस में अस्पताल ले। इसने रोकने की कोशिश ही की होगी, अकेला था तो उन्होंने फायर मारा, तो जो फायर इसके सर में लगा, लगते ही ये ख़त्म हो गया। उधर शारा फैसल के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुलज़मान आए, उनसे मोबाइल फ़ोन वगैरह स्नैच करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने मज़ाहमत की तो फायर किया, जिससे इनका ड्राइवर टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ। गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर वजीउल हसन जबकि सच्चल जमाली पुल के करीब आगा नामी शख्स को भी कत्ल किया गया। डिफेंस फेज 1 में भी खातून समेत 2 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए। कैमरामैन कासिम रईस और इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक जानिब रिपोर्ट में आपने सूरत हाल देखी तो दूसरी जानिब सिंध के वुज़रा को कराची में हालात अच्छे नजर आते हैं।
सिंध असेंबली इजलास में स्ट्रीट क्राइम पर बात शुरू हुई तो वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आराम से कह दिया कि जराइम तो पूरी दुनिया में होते हैं, क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ा जाएगा। के लिए मुख्तलिफ इक़दामात मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ इदारे करते रहते हैं और बेसिक इदारा हमारा पुलिस है जो कि इस मसले पे दिन रात काम भी कर रहा है और मतलब इस पर हर तरीके के साथ इवन वज़ीर आला लेवल पर और होम सेक्रेटरी लेवल पर IG लेवल पर इस पर मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होती हैं, फैसले भी होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं और जिस तरह के सूरत हाल हमारे फाजिल MPA साहब ने बताई तो मैं ये कहता हूँ कि कराची की सूरत हाल तो बहुत बेहतर है और चीज़ें जो हैं डेफिनेटली क्राइम दुनिया के हर शहर में होता है, यहाँ भी होता है, ट्रैक डाउन भी होता है। कराची के इलाके लियारी में देवर ने फायरिंग की, भाभी और एक शख्स की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी भाभी सोफिया और उसके दोस्त यासिर को कत्ल किया। फायरिंग का वाक़या सोफिया के घर पर ही पेश आया। इस वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। अभी तक इसकी तलाश जारी है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मां ने अपनी 8 साला बच्ची को कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, बल्दिया सेक्टर 8 में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां मां ने अपनी बेटी को 8 साला बेटी को उसके ऊपर मुंह पे तकिया रख के जो है वो उसे कत्ल कर दिया। इस वक्त SHO सईदाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, थोड़ा सा हमें ये बता दें कि वाक़या क्या पेश आया है और किस तरह गिरफ्तारी अमल में आई है? उसके शौहर ने दूसरी शादी की है, काफ़ी अरसे से उसके शौहर से तनाज़ा चल रहा है। बता रही है कि शौहर मुझे मारता पीटता था और उसने जब दूसरी शादी की तो उसने फिर हमें ख़र्चा देना बंद कर दिया ना। तो फिर मैंने रात को उस बच्ची से तंग आ गया क्योंकि बच्ची मुझे तंग करती थी। मैंने तंग आ गया उसको चूहे मार दवाई पिला दी। बाकी 2 बच्चे भी हैं इसके, उनका क्या हुआ सर? उनको भी इसने मारने की कोशिश की और क्यों मारा, ये क्या बताती है? ये बताती है कि क्योंकि वो जो इसका शौहर था उसके बच्चे हैं तो इसने अपने शौहर के रवैये से तंग आ गए इस बच्ची के साथ उसने ये किया। इसके शौहर को हम ढूंढ रहे हैं, उसका इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे ही वो शौहर आता है तो फिर इसको बाकायदा तौर पे इसकी FIR दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां गुर्बत से तंग आके, क्योंकि जो वालदा है वो अपने शौहर से जो उसका रवैया था वो जो है वो दुरुस्त नहीं था। उसी तनाज़े की बिना पर जो है वो उसने अपनी बच्ची को भी कत्ल किया और दीगर बच्चों को भी कत्ल करने का मंसूबा रखती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। जी, अहमर रहमान खान कराची से अपडेट कर रहे थे। ओकाड़ा की बात करेंगे। ओकाड़ा के नवाही गांव तारिकाबाद में आंधी आई, बारिश हुई, इसके बायस मकान की छत गिर गई। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर से। जावेद, क्या मलबे को हटाया जा रहा है? क्या कुछ अफराद इसके नीचे अभी भी मौजूद हैं, ऐसा खदशा है? ओकाड़ा से खबर आ रही है। ओकाड़ा का नवाही गांव तारिकाबाद, आंधी और तेज़ बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 6 अफराद की जान गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल करने वाली खातून का मसला हल हो गया है। मकान का कब्ज़ा ख़त्म होने के बाद किराए की रकम भी मिल गई है। CCPO कहते हैं कि कानून से कोई बालातर नहीं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ, मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए। मेरा आपसे ये वादा है, मैं इसके लिए लड़ूंगा। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान ने कॉल सुनने का सिलसिला शुरू किया तो खातून ने अपनी रोदात बयान कर दी। बासर अफराद की शिकायत करते हुए आयशा को रोना आ गया। वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA डैबर में, लाहौर में। वो उन्होंने कब्जा कर लिया, SSP का भाई था और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं। आयशा के मकान पर पुलिस अफसर जिशान असगर के भाई ने कब्जा कर रखा था। खातून ने भाग दौड़ करके पहले कब्जा बागजार कराया और फिर काबिज शख्स वाजबात अदा करने से इनकारी हो गया। आयशा ने वजीर आजम के सामने मसला बयान किया तो CCPO लाहौर को एक्शन की हिदायत की गई। जैसे ही हमें पता चला कि इस तरह का इशू एग्जिस्ट करता है और आयशा बीबी की ग्रीवेंस जो है वो जेन्युइन है, तो उसके ऊपर फिर पुलिस ने फौरी तौर पर मतलब उस पर एक्ट किया और इनको जितने भी इनके ड्यूज़ थे 4 लाख और 72,000 रुपया वो फिर इनको वापस करवा के दिया। रकम मिलने पर खातून ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आज़म का अवाम के साथ बराह रास्त राब्ता बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इशूज़ रिजॉल्व हो गए। एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने जो अपील वगैरह की हुई थी स्टेज जब उसका कैंसिल हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए
और जो पैसे वगैरह जो रहते थे उसके लिए कोई अपील की थी तो वो भी वापस ले लिए और पैसे भी दे दिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उम्र भर की जमा पूंजी से बनाई गई शहरियों की जायदाद पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। खुर्शीद शाह की तौबा, खबर की तफसील थोड़ी सी देर में। पाकिस्तान ने 15 साल बाद मौशी शरह नमू का सालाना हदफ अबूर कर लिया है। माली साल 2020-2021 में मौशी शरह नमू 3.94% रिकॉर्ड की गई है। वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे और आपको कुछ तफसील भी इसकी बता देते हैं। पाकिस्तान ने 15 साल बाद मुआशी शरह नमू का सालाना हदफ अबूर किया। माली साल 2020-21 में मुआशी शरह नमू 3.94% रिकॉर्ड की गई। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दें कि वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इस रिपोर्ट के तहत क्या क्या कुछ सामने आ सका? देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साल के बाद जो माशी शरह नमू है वो 3.4% हुई है, यानी जो सालाना हदफ था उससे ज्यादा रही है। महंगाई अप्रैल में 11.1% थी और ये कहा गया है कि ये जो क्लोज हो रहा है मंथ मई, इसमें सिंगल डिजिट पर आ जाएगी, 9 से 9.8% तक रहेगी। और सनदी पैदावार में इजाफा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के मनफी असरात के बावजूद नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 46% इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में तेजी है, बरामदात 6.5% बढ़ी है। बड़ी सनतों की पैदावार में 22.4% इजाफा हुआ है और साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। तो मजमूई तो पॉजिटिव सूरत हाल करार दी गई है, लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी, तरक्याती खर्चात और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आज मार्केट 48,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच चुकी है। बजट में स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को रिलीफ मिलने की इत्तलात पर सरमायाकार सरगर्म दिखाई दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल की बुलंद तरीन सतह 48,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गई है, जबकि मार्केट का 100 इंडेक्स 783 पॉइंट्स के इजाफे से 47,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सीमेंट, बैंकिंग, ऑयल और IT कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स तवज्जो का मरकज रहे। नए माली साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की तकमील हुकूमत की पहली तरजीह करार। सबसे ज़्यादा 509 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने का मंसूबा। तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आइंदा तरक्याती बजट में हुकूमत का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 900 अरब के तरक्याती बजट का 57% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 509 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरक्याती बजट में 38% यानी 250 अरब रुपए इजाफे का फैसला। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक 2021-22 के बजट में तामीर और तरक्की के लिए 900 अरब रुपए रखने की तजवीज है। सड़कों की तामीर के लिए NHA को 114 अरब रुपए मिलेंगे। पानी से मुतल्लिक तरक्याती मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए रखे जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे, कराची फ्रेट कॉरिडोर, खारियां रावलपिंडी मोटरवे की तामीर, बाल्कसर मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ मियांवाली और कोयटा N25 कराची ता चमन शाहराह की तामीर जैसे अहम मंसूबे भी शामिल हैं। सोशल सेक्टर के लिए 169 अरब रुपए, जबकि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत खसूसी इलाकों में 133 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की जाएगी। सनतों, ज़राअत और खुराक के मंसूबों के लिए 15.5 अरब, पायदार तरक्की अहदाफ के लिए 74 अरब, तवानाई के मंसूबों के लिए 53 अरब का बजट रखा गया है। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 29 अरब 39 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान कॉटन फैक्ट्री में लगी आग 52 घंटों बाद भी बुझाई न जा सकी। रेस्क्यू की 20 गाड़ियां इसे बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच। जी आसिफ। जी, मुल्तान खानेवाल रोड पर वाक़ जो ये कॉटन फैक्ट्री है, इसमें जो आग की शिद्दत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। 18 जो गोदाम हैं वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक जो यहाँ पर मुल्का आबादी थी उसमें 13 घर भी जो है वो गिर चुके हैं इस आग के बाइस। जो रेस्क्यू की इस टाइम भी 20 गाड़ियाँ जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो आग की शिद्दत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि उनको जल्द से जल्द इमदाद दी जाए। जिनके घर यहाँ पर गिर गए हैं उनका यही कहना है कि वो बेसर सामान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जल्द से जल्द जो इमदाद है उसका एहतमाम किया जाए। जी
आसिफ, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। मुल्क में कोरोना से अमवात और मुस्बत केसेस में नुमाया कमी। एक दिन में 43 अफराद जाम बहक और 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अरहम खान की रिपोर्ट। हुकूमती पाबंदियों और सख्त इक़दामात के असरात सामने आने लगे। कोरोना अमवात और मुस्बत केसेस में कमी का रुझान बरकरार। 24 घंटे में 43 अफराद जाम बहक, 2117 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में 17, खैबर पख्तूनख्वा 13, सिंध में 6 अमवात हुई। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 3 और बलूचिस्तान में 1 मरीज का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 20,779 हो गई। मुल्क भर में 52,223 कोरोना टेस्ट में से सिर्फ 2,117 मुस्बत निकले। यूं मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.05% तक आ गई। फाल केसेस 59,033, 4,280 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सरबराह NCOC ने ट्विटर पैगाम में भारत और पाकिस्तान में कोरोना अमवात का मवाजना करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अमवात कम हुई। बताया 3 जून से 18 साल से जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी जाएगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि बरवक्त फैसलों से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। मुस्बत केसेस की शरह 11 से 4% पर आ गई है। वायरस से बचने का अहम जरिया वैक्सीन है। एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें मीडिया, सनती इदारों और उलमा इकराम का ताउन दरकार होगा। जो बरवक्त फैसले किए गए अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ। यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं हैं। निकलने का तरीका है इससे वैक्सीनेशन। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। अब हम यहाँ से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं वो उसको कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच। इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। कल हमारा NCOC के अंदर इजलास होगा और हमने वहाँ पे मीडिया के मालिकान और एंकर्स को बुलाया है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने पास बुलाएंगे पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बिजनेस के इदारे हैं। हम इनको अपने इस काम में शराकतदार बनाना चाहते हैं। हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन भी हम प्रोवाइड करेंगे। जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इनके अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के जितने इदारे हैं, इसी हफ्ते के अंदर सदर पाकिस्तान खुद ये मीटिंग करेंगे, उलमा को बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो बंदिशें अभी तक कायम हैं इसको बतदरीज हम कम कर रहे हैं लेकिन अभी भी कायम है, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। मौसम का असर सब पर। गर्मी के मारे आम आदमी क्या सियासतदान भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करें, उन्हें टीवी पर भी तो आना होता है। खुर्शीद शाह साहब के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। पहले पंखे का रुख मोड़ा, फिर गर्मी सही न जा सकी तो तौबा तौबा करनी पड़ी। सर PTM में इख्तिलाफ वाज़े सामूं था अचनि। PP हाणे वञण लाइ तयारु न आहे, हो वठण लाइ तयारु न आहिनि, चवंदा इख्तिलाफ थींदा रहंदा है। इमरान खान का सर ये पानी का जो इशू चल रहा है, इमरान खान का सर ये पानी का जो इशू चल रहा है। अपने देश में मौसम के अंदाज भी निराले हैं। कहीं कड़ाके की गर्मी का राज है तो कहीं बारिशों ने मौसम खुशगवार बनाया। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के सुहाने मौसम की तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। बादल गरजे, बारिश हुई और शहर इक़्तिदार की रुत ही बदल गई। जुड़वा शहरों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला वाले रिमझिम से खूब महसूस हुए। जहलम, सांगला हिल, कामों की, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी बादल बरसे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अब्रे करम बरसने से मौसम सुहाना हो गया। फैसलाबाद में गर्दो गुबार के तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बालाई इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज तक मजीद आंधी और बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।